Hello students, welcome to our YouTube channel त्रिपाठी भैया। हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का। ये चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। इसको हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। तो कुछ ऐसा हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया था। ठीक है, उन्होंने विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्यों किया था, तो वो क्यों किया था, कैसे किया था, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So on the morning of the 14 July 1789, the city of the Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 की सुबह में फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहां पे एक अलार्म हो गया, अफवाह फैल गया। क्या अफवाह फैल गया? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। और ये अफवाह फैल गया वहां पे कि जो राजा है वो अपना ट्रूप्स यानी सेना शहर में भेज दिया है। कहाँ भेज दिया है? पेरिस शहर में भेज दिया है। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। और यह अफवाह फैल गया कि उन्होंने अपनी आर्मी को ये बोल के भेजा है कि लोगों पे गोलियां चलाए। तो इस अफवाह के कारण some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and they decided to form a people's militia। ये लोग क्या हो गए? करीब 7,000 पुरुष और महिलाएं, ये लोग इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के पास और अपना एक पीपुल्स मिलिटिया बनाने लगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द सर्च ऑफ आर्म्स। और ये लोग क्या करने लगे कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स थे, उनको तोड़ने लगे। किसकी तलाश में? तो हथियार के तलाश में। क्योंकि जब भी विरोध कोई होता है, ग्रुप बनता है, संगठन बनता है, तो लड़ाई करने के लिए हथियार की जरूरत पड़ती है। तो हथियार की तलाश में ये लोग क्या करने लगे? गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लगे और गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने लगे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ द सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन्स। और फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स, करीब कुछ सैकड़े लोग जो थे वो मार्च करने लगे। कहाँ मार्च करने लगे? तो फोर्ट्रेस प्रिजन्स, एक किला नुमा जेल था, ठीक है ना, वेस्टाइल जिसका नाम था, वेस्टाइल किला जिसका नाम था, उधर जाने लगे। वो कहाँ था? वेस्टाइल किला कहाँ था? तो पेरिस शहर में पूरब की तरफ था। ठीक है, वहां पे मार्च करने लगे और उस पे अटैक कर दिए। वेयर दे होप टू फाइंड द हॉर्डेड एमुनिशंस। वहां पे इनको ये होप था कि वहां पे इनको हथियार मिलेगा। ठीक है, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द वेस्टाइल वाज किल्ड। और वहां पहुंच के इन्होंने क्या कर दिया कि वेस्टाइल का जो कमांडर था उनको मार दिया। और वो वेस्टाइल फोर्ट में जितने भी कैदी मौजूद थे, बंद थे, उनको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, कितने कैदी बंद थे? तो देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम, सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी उसमें बंद थे। Yet the Vestile was hated by all। क्योंकि वेस्टाइल जो था वो उसको सब कोई हेट करता था, जितने भी फ्रांस के लोग थे वो हेट करते थे। क्यों हेट करते थे? और बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, इसलिए हेट करते थे क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी थी? वो राजा की प्रॉपर्टी थी। जो किला होता है वो किसका प्रॉपर्टी होता है? वो राजा का प्रॉपर्टी होता है। तो राजा का प्रॉपर्टी था, राजा के पावर का प्रतीक था। ठीक है ना, राजा के पावर का, शक्ति का प्रदर्शन करता था वो किला। ठीक है, तो इसीलिए लोगों ने अपना गुस्सा कहाँ उतारा? किला पे उतारा। किला के कमांडर को मार दिया और वहां पे जो कैदी बंद थे उनको रिलीज कर दिया। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destructions। और जो किला था वो उसको डिमोलिश कर दिया गया, ढा दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, और उसके जो ईंट थे, स्टोन थे, उसको मार्केट में बेच दिया गया। और इसलिए नहीं बेचा जा रहा था कि कोई उसका घर बनाए, इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि वो सोवेनियर था। सोवेनियर मतलब प्रतीक था, प्रतीक जैसे कि निशानी के तौर पे लोग उसको रखना चाहते थे। पुरानी चीजों को क्या करते हैं हम लोग रखते हैं। तो वो जब टूटा था किला तो उसको निशानी के तौर पे लोग रखना चाह रहे थे और इसीलिए उसको मार्केट में बिका गया, बेचा गया। ठीक है, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड्स। और उन दिनों जो था बहुत सारा दंगा हुआ, पेरिस में भी हुआ और कुछ कंट्री साइड मतलब पेरिस से हटके और दूसरे इलाके में जो देहाती इलाका था, गांव वाला इलाका था, उधर भी हुआ। मोस्ट पीपल्स वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड।
और बहुत सारे जो लोग थे वो प्राइस का दाम बढ़ गया था, किसका, ब्रेड का जो प्राइस था उसका दाम प्राइस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये जानना है हम लोग को कि ये सब हो रहा था, क्यों हो रहा था फ्रांस में, क्यों हो रहा था, क्यों लोग विरोध कर रहे थे, क्यों लोगों में अफवाह फैल गई, क्यों अचानक से ब्रेड का दाम इतना बढ़ गया। तो उसके पीछे एक फ्लैशबैक कहानी है। फ्लैशबैक कहानी ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोग को आगे पढ़ने में मजा आए। फ्लैशबैक का कहानी ये है कि 14 जुलाई 1789 को ये इवेंट हुआ था जिसमें ये रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी क्रांति जो है वो स्प्रेड हुआ था, जो रेवोल्यूशन है वो स्प्रेड हुआ था। उससे पहले जो लुइस 16 थे, उससे पहले क्या, लुइस 16 जो थे वो किंग थे। लुइस 16 क्या थे, किंग थे। तो जब लुइस 16 किंग बने थे तब वो पाए थे कि जो उनका ट्रेजरी है, जो उनका खजाना है वो खाली है। अब बताइए भाई खजाना क्यों खाली है, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। खजाना इसलिए कहानी था क्योंकि फ्रेंच जो था वो 3 वर्ग में बटा था, 3 क्लास में बटा हुआ था। पहला क्लास था वो था कलर्गी, दूसरा क्लास जो था वो थे नोबल्स, और तीसरा क्लास जो था वो पीजेंट्स का था। ठीक है, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इन सबों का क्लास था। क्लर्जी में वो लोग आते थे जो कि चर्च से जुड़े थे। जैसे कि आप अगर इसको मान लें हिंदू सोसाइटी में माने तो जो पुजारी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वैसे क्लर्गी जो थे वो चर्च में थे, वो चर्च से जो जुड़े हुए थे वो क्लर्जी थे, लोग थे। ठीक है। और नोबल्स में कौन थे, तो नोबल्स में जो राजा का खानदान था वो होता था, राजा हो गए, उनका रिलेटिव हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, तो ये सब नोबल्स में आते थे। और सबसे तीसरा जो ग्रुप था वो था पीजेंट्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। तो इन दोनों का पॉपुलेशन बहुत कम था, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ था, तो तीसरे ग्रुप में था। ठीक है। क्या होता था कि राजा टैक्स लेते थे, और टैक्स ये 2 ग्रुप तो नहीं देते थे, टैक्स कौन देते थे, ये ग्रुप देते थे, थर्ड वाले ग्रुप टैक्स देते थे। और थर्ड वाले ग्रुप टैक्स कितना देंगे, बहुत कम देंगे, जिसके कारण ट्रेजरी में उतना पैसा आता नहीं था, ट्रेजरी खाली रहता था। और दूसरा कारण ये भी था कि उस समय इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का और फ्रांस का वॉर चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस का वॉर चल रहा था। वॉर में हमको हथियार लगेंगे, पैसे लगेंगे, खर्च लगेंगे, आर्मी को रेगुलर सैलरी देने पड़ते थे, तो जिससे ट्रेजरी से तो पैसा निकलते जाता था तेजी से, और लेकिन उसमें पैसा आ नहीं पाता था। और दूसरी बात, उस समय ब्रिटेन का कॉलोनियल था अमेरिका। जैसे ब्रिटेन जो था इंडिया को गुलाम कर रखा था, वैसे ब्रिटेन जो है अमेरिका को गुलाम कर रखा था। और फ्रांस को फ्रांस जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करता था, अपने पैसे यहाँ भेजता था, रिसोर्सेज भेजता था। ठीक है, तो जिसके कारण ट्रेजरी खाली था। ये सब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम बता दिए क्योंकि कहानी समझ में आए, हिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए आगे। मोस्ट पीपुल्स वे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, जो, और जाहिर सी बात है जिस राज्य का खजाना खाली हो वहां पे हर एक चीजों पे दाम बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर ब्रेड हो या फिर कुछ भी हो। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम्स, और इतिहासकार जब इस समय को देखते हैं, they saw it as the beginning of the chain of the event that ultimately led to the executions of the king in the France। और जब इतिहासकार इस समय को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि यही शुरुआत है राजतंत्र का खात्मा का फ्रांस में। ठीक है, थ्रो मोस्ट पीपुल्स एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम्स, और बहुत सारे जो लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ये कैसे और क्यों हुआ, ये अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो आइए पढ़ते। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी, हमारा फ्रांस का समाज जो था वो कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले एक बात बता दूं कि जब भी मैं बोलूंगा 18th सेंचुरी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 1701 से लेके
1799, इस पीरियड को बोलते हैं 18th सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट 18th सेंचुरी, इसका क्या मतलब है? लेट 18th सेंचुरी का मतलब है 18th सेंचुरी का लास्ट का पीरियड, यानी करीब करीब 1780 से लेके 1799, तो इसका मतलब होता है लास्ट का पीरियड। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फ्रांस सोसाइटी को हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी जब भी हम बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है? 1701 से लेके 1799 तक, क्योंकि जब ये पूरा हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि 18th सेंचुरी हो गया। ठीक है, कैसे अभी 2221 चल रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 21st सेंचुरी, हाँ, 21वीं सदी। ठीक है ना, तो उसी तरह ये है। तो फ्रांस का सोसाइटी, फ्रांस का समाज हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांस का सोसाइटी, फ्रांस का समाज हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांस का सोसाइटी, फ्रांस का समाज हम लोग पढ़ेंगे। कब 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 का पढ़ेंगे? तो लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस का समाज हमारा कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 1774 the Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of the France। बॉर्बन एक डायनेस्टी था, जैसे हमारे यहाँ मुगल डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत था, उसी तरह फ्रांस में एक डायनेस्टी था, बॉर्बन डायनेस्टी। तो बॉर्बन डायनेस्टी यानी बॉर्बन फैमिली से ही एक राजा थे लुईस 16वां, जो कि 1774 में गद्दी पे बैठे थे। किसके गद्दी पे बैठे थे? थ्रोन ऑफ द फ्रांस, यानी फ्रांस के गद्दी पे बैठे थे। और जब ये फ्रांस की गद्दी पे बैठे थे, ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, वो कितने साल के थे? 20 साल के थे। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ऑफ द मैरिया एंटोनियन, और इनकी शादी किससे हुई थी? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरिया एंटोनियन। ऑस्ट्रिया कहाँ है? तो फ्रांस के बिल्कुल बगल में है ऑस्ट्रिया। वहां के रानी से, महारानी से, प्रिंसेस से इनका शादी हुआ था। अपॉन हिज accessions the new kings found an empty treasure। तो जब ये राजा बने थे तो ये पाए थे कि इनका जो खजाना है, ट्रेजरी है, वो खाली है। Long years of the war had drained the financial resources of the France। लंबे समय तक जो युद्ध चल रहा था उसके कारण या फ्रांस फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज था फ्रांस का, वो खाली हो चुका था, ड्रेन्ड आउट हो चुका था। Added to this was the cost of the maintaining an extravagant court at the immense places of the Versailles। और दूसरा क्या था? ये एक कारण हो सकता है, देखिए आप लोग से एग्जाम में ये पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रीजन बताएं, कौन कौन से रीजन है क्यों ट्रेजरी एम्प्टी था, यानी खजाना जो था फ्रांस का वो क्यों खाली था। तो पहला कारण है कि बड़े समय से युद्ध चल रहा था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। ठीक है, बहुत समय से युद्ध चल रहा था, जिसके कारण वहां का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो खाली था, ड्रेन्ड आउट हो चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of the Versailles। और दूसरा कारण ये रहा, दूसरा कारण ये था कि देखो फ्रांस में एक बहुत अच्छा पैलेस था जिसका नाम था वर्सेलिस पैलेस। वर्सेलिस पैलेस नाम था, फ्रांस में था। ठीक है, वो जो था, जैसे आपको अगर कोई आपको बोले कि आप जाके लाल किला में रहिए, कहाँ रहिए? लाल किला में रहिए, तो लाल किला का सिक्योरिटी और रोज का खर्चा करीब करीब करोड़ों में होगा। रोज का तो नहीं, लेकिन साल का जो खर्चा होगा लाल किला का वो करोड़ों में होगा। हाँ, तो उसको मेंटेन करना पड़ता होगा। तो वही जो फ्रांस में पैलेस था, वर्सेलिस पैलेस था, जो कि एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ द वर्सेलिस, उसका जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था। और उसका भी खर्चा कहाँ से जाता था? तो वो भी ट्रेजरी से ही जाता था। ये दूसरा कारण था ट्रेजरी खाली होने का। अंडर द लुईस 16 के अंडर में फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये तीसरा कारण हो सकता है, ये थर्ड रीजन है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ब्रिटिश जो है वो गुलाम कर रखा था, अमेरिका को भी गुलाम कर रखा था। तो फ्रांस जो है वो सपोर्ट करता था करीब करीब 13 कॉलोनीज को। जैसे कि ब्रिटिश जिस देश को ब्रिटिश गुलाम करते थे, तो वो वैसा नहीं होता था कि पूरा पार्ट को, पूरा जैसे इंडिया को भी इन्होंने गुलाम किया था तो पूरा इंडिया को थोड़ी किया था, इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों में किया था। सबसे पहले वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा किया था, हाँ, और फिर ये मद्रास ऐसे करके किया था। तो उसी तरह 13 कॉलोनीज को, अमेरिका में 13 कॉलोनीज पे ब्रिटिश का शासन चलता था। तो उनको आजादी दिलाने के लिए फ्रांस जो है वो सपोर्ट करता था।
फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, लोन लेके, दूसरे कंट्री से लोन लेके और इनको दे देता था, ठीक है। तो ये तीसरा कारण है। अंडर द लुइस 16 द फ्रेंच हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, उनको आजाद कराने के लिए फ्रॉम द कॉमन इनेमी। और क्यों करता था भाई फ्रांस मदद? क्योंकि फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन था। फ्रेंच का दुश्मन क्या था? ब्रिटेन था। और ब्रिटेन किसको गुलाम कर रखा था? तो अमेरिका को। तो अमेरिका का भी दुश्मन हुआ, ब्रिटेन। तो दोनों का कॉमन दुश्मन था। तो एक कहावत होता है ना कि दोनों आदमी का एक दुश्मन है तो दोनों दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वही वाला कहावत यहाँ पे लागू होता है। तो द वार एडेड मोर देन, ये तीसरा कारण हो गया, द वार एडेड मोर देन अ बिलियंस livers to a depth that had already risen to more than 2 billion livers। ये livers जो है, जैसे हमारे पास रुपया चलता है उधर livers चलता है, ठीक है। तो ये जो था कि युद्ध के कारण, वार के कारण जो होता, फ्रांस पे बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था, करीब करीब 2 बिलियन लीवर से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। लेंडर्स को gave the state credit now began to charge 10% interest of the loan। और जो ये कर्ज थे वो कहाँ से लिए थे? जो फ्रांस के जो राजा थे वो किससे लिए थे? तो लेंडर्स से लिए थे। अब लेंडर्स क्या करते हैं? लेंडर्स उनको बोलते हैं जो कर्ज देते हैं, ठीक है ना। लेंडर्स किसको बोलते हैं? जो कर्ज देते हैं। तो अब लेंडर्स क्या किए थे कि 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करके अपना लोन वापस मांग रहे थे और चार्ज करना भी शुरू कर देते थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। तो अब देखो फ्रांस गवर्नमेंट को क्या करना था कि स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ इट्स बजट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब तो देखो फ्रांस गवर्नमेंट को क्या करना है कि पेमेंट, वो जो कर्ज है उसको भी चुकाना है और उस पे जो बढ़ा हुआ पेमेंट है उसको भी चुकाना है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एन आर्मी। और देखो ये तो हमारा तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण ये हो सकता है रीजन जो ट्रेजरी में था। पांचवा कारण यहाँ पे लिखा है to meet its regular expenses such as cost of the maintaining an army, court, running government offices or the universities, the state was forced to increase tax। और पांचवा कारण ये था ट्रेजरी खाली होने का कि रेगुलर एक्सपेंसेस, रोज का जो खर्च था, जैसे कि आर्मी का खर्च है, आर्मी को तो सैलरी देना पड़ेगा ना, हाँ, कोर्ट चलने के लिए सैलरी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए सैलरी देना पड़ेगा। तो इन सब कारणों के वजह से ट्रेजरी खाली था, जिसके कारण जो राजा थे, लुइस 16 जो किंग थे, उन्होंने क्या किया कि अब टैक्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया टैक्स को। इट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड, ठीक है ना। और ये करने के कारण भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? अभी मैं बताता हूँ। French society in the 18th century was divided into 3 states and only the member of the third state paid tax। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जो फ्रांसीसी सोसाइटी था वो 3 स्टेट में बटा था। पहला क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, तीसरा जो थर्ड स्टेट था उसमें बिजनेसमैन थे, पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबरर, सर्वेंट्स, लॉयर, ये सब थे। तो जो टैक्स देते थे वो थर्ड ग्रुप के ही लोग देते थे, बाकी इन दोनों ग्रुप के लोगों को टैक्स नहीं देना था। तो एक बात हमको बताइए, ये छोटे जो ग्रुप के लोग हैं ये कम पैसा कमाते थे, कम पैसा कमाते थे, इनका इनकम कम था, तो ये टैक्स कितना देंगे? बहुत कम ही देंगे ना टैक्स। जहां पैसा ज्यादा है वहां से तो टैक्स इन लोग ले नहीं रहे, टैक्स तो छोटे ग्रुप को ले रहे हैं, तो ये टैक्स के कारण भी भरपाई नहीं हो पाता था, ठीक है ना। तो सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, ठीक है ना। और जो फ्रांसीसी सोसाइटी था वहां पे एक सभ्यता था, फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है ना, सामंतवादी सभ्यता था, जो भारत में भी हम लोग को देखने को मिला था। द टर्म ओल्ड रेजाइम्स इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। देखो जो भी 1789 को तो विरोध हो गया, तो भाई विरोध देखो, कहीं भी विरोध होता है तो उसके बाद जो भी होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले सिस्टम, पहले वाले सिचुएशन के खिलाफ ही ना विरोध हुआ है। तो विरोध हुआ है तो आगे का जो सिचुएशन होगा, आगे का जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा? तो वो इससे डिफरेंट होगा। तो 1789 से पहले वाले जो सिचुएशंस थे उनको बोला गया ओल्ड रेजाइम्स, यानी पुरानी परंपरा या फिर पुरानी व्यवस्था,
ठीक है ना, पुरानी व्यवस्था। तो पुरानी व्यवस्था जो थी उसमें था फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.